Good morning and welcome my dear students and प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के छात्रों। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। चलिए तो इस बायोलॉजी को हम लोग शुरू करते हैं। इसे आपको पढ़ाएंगे रूबी शर्मा जो प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नाइस गुड मॉर्निंग सबको। आशा है आप लोग सब कोई अपने घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और जब तक लॉकडाउन का सही तरह से पालन नहीं होगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे और कोरोना से बचना है। इसीलिए घर पे ही पढ़िए, बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है, घर पे ही रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक्सरसाइज 4 जनन स्वास्थ्य। छोटा सा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। तो क्वेश्चन आता है जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी जनन स्वास्थ्य से क्या समझते हैं। तो जनन संबंधित संपूर्ण तथ्यों का एक साथ ख्याल रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये परिभाषा दी है जनन स्वास्थ्य की। भारत में सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई और WHO के द्वारा यह सलाह दी गई कि जनन संबंधी संपूर्ण तथ्यों का ख्याल रखा जाए, लेकिन इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अतः मेरा मानना है कि जनन संबंधी सभी विषय की जानकारी हेतु और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जनता को उत्साहित करना आवश्यक है। चलिए इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो हैं उसको देखा जाए। इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ या इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1951 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में। तो अभी आपको बताया मैंने कि ये परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1951 में हुई। जी हाँ, इसकी शुरुआत 1951 में हुई। तो इसका आंसर ये पहला जो है ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। इसी के साथ हम लोग कुछ इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, यानी जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। हमारी जो भी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, वो तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति की आय में कमी हो जाएगी और साथ ही उनकी आयु में भी कमी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति की आय ज़्यादा हो जाएगी, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो अधिक जनसंख्या होने से क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन जन स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। जो जीवन स्तर है, जनसंख्या वृद्धि होने से उनके रहन सहन के स्तर में गिरावट आती जाएगी। तो इसका तो आंसर यही होगा पहला, यानी पहला जो है प्रति व्यक्ति की आय जो है वो कम हो जाएगी। हम यहाँ आयु भी कह सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो आयु तो कम होगी ही और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं, या कह सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति का नियंत्रण के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के भी उपाय हम इनको कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां या यांत्रिक विधियां। तो इनमें हो जाएगा ये सभी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा
इनमें सभी। जी हाँ, यानी ये सब विधियां हैं, हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि या यांत्रिक विधि, इन सभी के द्वारा जनसंख्या वृद्धि की जो दर है या संतानोत्पत्ति नियंत्रण इससे किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि की दर में इसमें इनके द्वारा, इन विधियों के द्वारा कमी लाई जा सकती है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग जिसको कि हम STD कहते हैं। जी हाँ, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, ये असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो आपका ऑप्शन है पहला गोनोरिया, दूसरा यूरेथ्राइटिस, तीसरा है एड्स या इनमें सभी। तो चलिए इन सब के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। गोनोरिया, तो गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है। यह बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी, यानी निसेरिया गोनोरी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा यह बीमारी होती है। इस बीमारी में पुरुष की मूत्र नली और औरत की गर्भाशय ग्रीवा संक्रमित होते हैं गोनोरिया में। दूसरा जो ऑप्शन है यूरेथ्राइटिस, यह भी जनन संबंधी ही बीमारी है या जनन अंग संबंधी बीमारी है, या इसको हम यौन संचारित रोग भी कह सकते हैं। तो इसमें ये बैक्टीरिया क्लैमाइडिया ट्रैकोमोटिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है और इसमें मूत्र मार्ग संक्रमित हो जाता है। जी हाँ, मूत्र मार्ग संक्रमित हो जाता है। तीसरा है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें होता है इसमें भी मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और एड्स भी इसमें ये HIV वायरस के कारण होता है और यह भी एक यौन संचारित रोग ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। जी हाँ, गोनोरिया, यूरेथ्राइटिस या एड्स, ये सभी जो है ये यौन संचारित रोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण या भ्रूण स्थानांतरण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जी हाँ, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं इसको। जब शुक्राणु को सीधे तौर पे अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया की जाती है तो उसको अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। STD की जांच कैसे की जाती है? STD, इसके बारे में भी बताया गया। इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। आपके ऑप्शन है VDRL परीक्षण द्वारा। इसको कहते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL, यानी इसके द्वारा STD की जांच होती है। या इलाइजा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे, ये इलाइजा का फुल फॉर्म है। तो इस जांच के द्वारा STD की जांच की जाती है, या इन दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, C नंबर जो आंसर है, यानी VDRL के द्वारा भी और इलाइजा के द्वारा भी दोनों तरह से STD की जांच की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 1900 ईस्वी में, यानी सन 1900 में पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, तो 1900 ईस्वी में पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ 2000 मिलियन,
3000 मिलियन, 4000 मिलियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 2000 मिलियन। अभी देखा जाए तो सन 2000 में ये जो जनसंख्या थी पृथ्वी की, ये 2000 से बढ़कर 6000 हो गई। 6000 मिलियन, सॉरी 6000 मिलियन यानी 6 अरब। सोचिए कितनी जनसंख्या दिनों दिन हमारी बढ़ती जा रही है। इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर थोड़ी सी भी जगह न बचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये भी सरकार ने, पहले बाल विवाह होता था, जल्दी विवाह हो जाता था तो जनसंख्या जल्दी बढ़ने लगती थी, जिससे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती थी। तो इसको जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए और जनन स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए ही सरकार ने विवाह के लिए एक निश्चित आयु तय कर दी। जी हाँ, लड़के की भी और लड़की की भी। इससे अगर कम उम्र में शादी करते हैं तो केस हो सकता है, यानी इससे कम उम्र में शादी करना वैध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे लड़की की न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। तो लड़की की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से पहले अगर किसी लड़की की शादी होती है तो यह कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, 21 वर्ष। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे WHO के अनुसार ये कहा गया या वो कहा गया। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह पूरे विश्व के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको कि WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले